Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm second year BSc नर्सिंग स्टूडेंट. आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं टाइम के साथ साथ. तो आज की वीडियो में हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कुछ चीज़ें लिख रही थी, जिसमें से कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं थी, जिस वजह से वो वीडियो मैंने उतने टाइम अपलोड नहीं किया था. तो अभी मैं वो सारी चीज़ें लिख चुकी हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ एक-एक करके. पहले आप अच्छे से सुनना, उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आता है देन आप कमेंट करना, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने इसमें लिखा था फिजिक्स का सिलेबस जो कि क्लास 11th का है, देन केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का, इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड 11th 12th उसमें कुछ नहीं है. ग्रामर में आप कह सकते हैं 11th 12th, बट चीज़ें दोनों में बिल्कुल सेम ही है इंग्लिश ग्रामर की. एंड जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो तो आपको एक ही पढ़ना है, बट उसमें भी जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं या फिर उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, खैर इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें सारा सिलेबस लिख रखा है मैंने आपका जितना भी है. तो अगर आपको ये पूरा जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसा आपको चाहिए, इसका फोटो चाहिए, स्क्रीनशॉट चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना. टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो आप जहाँ से मन है आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अब बात करते हैं. अभी आपके पास टोटल दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आपका जून में पेपर होगा. तो अभी आपके पास जो है पूरे 6 महीने हैं. 6 महीने आपके लिए इनफ है 11th 12th के सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए, प्लस उसी में आपका इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड साथ के साथ हो जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अब आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मतलब मैंने अपने टाइम पे कैसे प्रिपरेशन की थी. तो मैं काफ़ी वीडियोज़ में बता भी चुकी हूँ, बट देखो मैं आपको अपना पहले टाइम बता रही हूँ, अपना शेड्यूल बता रही हूँ, उसके हिसाब से आप लोग अपना देख लेना, है ना? आप समझ लेना कि आपका कैसा है और आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, ठीक है? जैसे मेरे टाइम पे क्या था कि मैंने 1 साल वो ड्रॉप जैसा ही था, मैंने 1 साल बीएससी की थी, बट वो प्राइवेट कॉलेज से थी. जब मैं उस टाइम पे फ्री ही थी, बिल्कुल ड्रॉप ईयर जैसा था मेरा 1 साल वो. तो उसमें मैं घर पे ही रहती थी, तो उस अकॉर्डिंग मतलब पढ़ाई अच्छे से हो जाती थी उस टाइम पे. और मोस्टली मैं लेट नाइट पढ़ना प्रेफ़र करती थी क्योंकि सुबह मैं नहीं उठ पाती थी, ठीक है? और जो जैसे मैं उस टाइम पे पढ़ रही हूँ, तो उस टाइम पे क्या था कि मैंने कुछ चीज़ें अपनी फ़िक्स कर रखी थी. जैसे कि मेरे पास जो लिमिटेड बुक्स थी, बस उसी से मैं पढ़ती थी. उसके बाद मेरे पास मैं बता रही हूँ कि मेरे पास एक तो ये बुक थी जो मैंने आपको पहले बताई थी, बायोलॉजी की बुक थी जो कि नीट के लिए आप स्टूडेंट्स खरीदते हैं, पर मैंने वो खरीदी थी क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट थी और उस टाइम पे पेपर इंग्लिश में आया था, तो मुझे अपनी बायोलॉजी इंग्लिश में कवर करनी थी. इस वजह से मैंने वो बुक ली थी. नीट पीवाईक्यू, सॉरी, केटी सर की बुक है, एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स. तो वो बुक ली थी मैंने बायोलॉजी के लिए. एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैंने अपनी मेरी जो बुक थी 11th 12th की, जो मतलब मेरे सर पढ़ाते थे, ट्यूशन वाले सर, तो उनसे ही मैंने पढ़ा था और थोड़ा यूट्यूब से मतलब पीवाईक्यू सॉल्व किए थे. बाकी मैं अपनी बुक्स को ही यूज़ करती थी, कुछ अलग से रिसोर्स नहीं था मेरे पास. एंड मतलब इंग्लिश ग्रामर के लिए भी मेरी जो बुक थी 12th की, जो इंग्लिश ग्रामर की बुक थी, 11th 12th 12th की एक मेरी कंबाइंड बुक थी जिसमें 11th और 12th दोनों का सिर्फ ग्रामर दिया हुआ था. वो काका पब्लिकेशन की बुक थी. तो उससे मैंने अपना ग्रामर कंप्लीट किया था. और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो मैंने यूट्यूब से ही पूरा पढ़ा था. हाँ, मेरे पास एक बुक थी, मैं भूल गई थी बताना. मेरे पास एक बुक थी जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की थी, तो उसमें से मैंने मतलब वो बुक थी, उसमें चारों चीज़ें थी, उसमें मैथमेटिक्स भी था. मतलब पता नहीं मैंने क्यों ली थी वो बुक, बट हाँ, वो पीवाईक्यू के लिए थोड़ी बहुत ठीक थी. बट अभी और उससे भी अच्छी एडवांस बुक्स मिल रही हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो वो खरीद सकते हैं, उसको स्किप भी कर सकते हैं. कोई ये नहीं है कि मैंने ली थी तो आप भी ले लो, ठीक है? तो वो बुक थी मेरे पास. और रही बात, जैसे अब फिजिक्स की बात करें तो मैंने फिजिक्स जो मेरे ट्यूशन वाले सर ने पढ़ाया था 11th और 12th में, थ्योरी मैंने वही पढ़ी थी और एमसीक्यू मैंने सॉल्व किए थे, कुछ यूट्यूब से भी लगाए थे और कुछ मैंने उस बुक से भी सॉल्व किए थे. तो आप लोग पहले अपनी थ्योरी कवर कर लो, उसके बाद पीवाईक्यू लगा लेना. मतलब थ्योरी कवर कर उसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना है. जैसे कि आपने जो भी आप मैंने पहले भी बताया है कि जो भी आप सवाल कर सॉरी
जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर के कुछ एक टॉपिक्स उठा लो, उन्हीं टॉपिक्स को पहले अच्छे से पढ़ के क्लियर कर लो, उसके बाद आप उसके एमसीक्यू लगाओ, तो वो आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। और आपको जहाँ जहाँ पे लगता है ना कि हमें ये चीज समझ में आ गई है, बट जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज इस तरीके से भी हो सकती थी, और इजी वे में, या फिर और उसको किस तरीके से हम तोड़ मोड़ के कर सकते हैं। तो फिजिक्स में ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं जब आप पीवाईक्यू करते हो तब। ठीक है, पीवाईक्यू या फिर आप नॉर्मल जो भी आपके क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, नॉर्मल से क्वेश्चंस भी आप करेंगे ना, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता था। और फिजिक्स में क्या है कि आपके बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बस थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, और मान लीजिए कि जो सी नेट का आपका एग्जाम है, इसमें मोस्टली आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन ही आते हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज्यादा टफ जो न्यूमेरिकल है, तो वो उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आपको उतना डीप में भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप बहुत डीप में पढ़ने लगोगे ना, तो आपका सिलेबस टाइमली कवर नहीं हो पाएगा। 11th 12th का भी सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो वो आपका नहीं हो पाएगा। होने को हो जाएगा, बट आप जब आपका थोड़ा कम में काम चल रहा है, तो आपको उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो फिजिक्स है उसमें 11th और 12th दोनों में से पहले आप देख लेना जो थ्योरी वाले पोर्शन है। थ्योरी वाले पोर्शन कहने का मतलब जिनमें आपके न्यूमेरिकल्स ज्यादा नहीं है, तो पहले आप उनको कवर कर लेना। उनको कवर करने के साथ साथ उनमें जो भी इम्पोर्टेंट और की पॉइंट होते हैं ना, तो उनको आप साथ के साथ नोट करते जाना। जैसे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप किसी बैच से पढ़ रहे हो, या फिर यूट्यूब से पढ़ रहे हो, या फिर खुद के नोट्स से पढ़ रहे हो। जैसे मेरे जो खुद के नोट्स रहते थे, तो उनमें भी कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहले एक पैराग्राफ में लिखी है, तो उनमें से जो चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी, तो वो अलग से लिख लिया, वो रख लिया। ठीक है, तो क्या है कि कभी कभी वो चीजें बहुत ज्यादा हेल्प कर देती है हमें। पूरा चीज सर्च नहीं माननी पड़ती है अगर हमें कोई चीज नहीं मिल रही है तो। ठीक है, तो उस टाइम पे वो चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो मैंने क्या बताया फिजिक्स के लिए, सबसे पहले आपको थ्योरी वाले जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो कवर करने हैं, क्योंकि जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, एक तो वो बेसिक चैप्टर्स ही हैं आपके। जैसे मान लो आपका जो फिजिक्स में है 11th में ही बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत इजी हैं। इजी कहने का मतलब उनमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, तो आप पहले वो करो। जब आपको थोड़ा थोड़ा उनके बारे में आइडिया लगेगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ फिजिक्स भी इजी हो सकती है, तो फिर आपको फिजिक्स में पढ़ने में इंटरेस्ट जाग सकता है। ये एक तरीका है। बाकी अगर आपको किसी और तरीके से फिजिक्स पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ। अगर आपको कुछ और पता है, आप कुछ और इंटरेस्टिंग तरीके से इसको बता सकते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, शायद किसी बच्चे की हेल्प हो जाए। ठीक है, तो ये है फिजिक्स का। एंड केमिस्ट्री का भी सेम है, कि केमिस्ट्री में तो आपके बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो, केमिस्ट्री में तो मोस्टली केमिस्ट्री ज्यादा टफ नहीं है अगर फिजिक्स से कंपेयर करेंगे आप तो। ठीक है, तो उसमें अगर आप ऑर्गेनिक करें, इनऑर्गेनिक करें, या फिजिकल करें, तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस इसमें थोड़े ज्यादा आते हैं। थोड़ी ज्यादा क्या, जो फॉर्मूला बेस आपके क्वेश्चन है वो फिजिकल केमिस्ट्री के ही है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा आते हैं। ठीक है, और इसमें आते हैं आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जो सॉरी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और डायरेक्ट जो थ्योरी से रहते हैं आपके, जो सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं। कोई एक फॉर्मूला दे देंगे एंड पूछेंगे कि इसका लेफ्ट साइड दे देंगे, राइट साइड का पूछ लेंगे, या राइट साइड दे देंगे तो लेफ्ट साइड का पूछ लेंगे, या पूछ लेंगे कि किस चीज का फॉर्मूला है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है। तो ये सारी चीजें हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, पहले आप उनको पढ़ो। उनको पढ़ो आप। जब आप 11th या 12th पढ़ रहे हो, या फिर कितने भी आप अभी छोटे हो, तो आप 11th या 12th तो पढ़ ही चुके होगे, नहीं पढ़ चुके होगे तो पढ़ रहे होगे। और अगर पढ़ रहे होगे 11th, तो अभी तो आप एग्जाम दोगे नहीं ना। ठीक है, तो इसमें आपको इतना तो पता होगा कि कौन सा चैप्टर जो है जिसमें थ्योरी ज्यादा है, या फिर कौन सा चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है, कौन सा चैप्टर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इतना आप अंतर लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, पहले आपको इसमें भी सेम वही चीज करनी है। पहले थ्योरी वाले पोर्शन आपको कवर करने हैं, उसके बाद आपको लगाने हैं एमसीक्यू। और एमसीक्यू लगाने के बाद आप जो भी एमसीक्यू लगा रहे हो, अगर आपको कोई एमसीक्यू नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको उस एमसीक्यू का आंसर लिखते जाना है। आंसर लिखने का मतलब उससे रिलेटेड आप जो भी की पॉइंट है वो आप नोट करते जाइए, जिससे आपकी, अगर आप दोबारा उन्हीं चीजों को रिवाइज करोगे, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प रहे होगी उसमें। आपको दोबारा से वो चीजें पूरी पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री में पहले आप इतना कर लो। इतना करने का मतलब, ये वीडियो मैं अभी आपको 29 दिसंबर, सॉरी 29 नवंबर को आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आप आज ये वीडियो देख रहे होगे ना, तो आप
इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आप डालूंगी अगले 7 दिन में इसी सेम टॉपिक के ऊपर। तो उसके बाद आप बताना कि आपने अभी तक कितने टॉपिक्स जो है फिजिक्स में कवर कर लिए हैं और कितने टॉपिक्स आपने केमिस्ट्री में कवर कर लिए हैं। कवर करने के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आपने इनके एमसीक्यू किए हैं या नहीं किए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा कि अगर आप अभी ऐसा सोच लोगे तो हो सकता है कि आप नेक्स्ट टाइम लिखने के चक्कर में थोड़ा पढ़ लो, थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी का तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको याद नहीं होगी। तो बायोलॉजी तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप बहुत ही सिंपल सिंपल चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे, लिविंग वर्ल्ड हो गया आपका, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये सारे चैप्टर्स बहुत ईजी हैं। या फिर आप 11th के अगर आपको टफ लगते हैं ना चैप्टर्स, आप 12th पे चले जाओ। 12th के चैप्टर्स मुझे इससे भी ज्यादा, 11th से ज्यादा इजी जो चैप्टर्स हैं वो मुझे 12th के लगते हैं। जैसे कि आपका बायोडायवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, तो ये चैप्टर्स बहुत इजी हैं। और ऐसे चैप्टर्स है ना, इनको आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएंगे। बस इनमें कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, वही आपको याद रखने हैं, है ना। और ये जो क्लास 11th की बायोलॉजी है, इसमें आपको काफी चीजें याद रखनी रहती हैं। जैसे लिविंग वर्ल्ड में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है ना। याद तो सब कुछ ही रखना है, बट फिर भी कुछ चीजें हैं जो आपको ज्यादा याद रखनी है, कुछ चीजें आपको कम याद रखनी है। तो उसमें कोई भी, जैसे अभी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करी, ऐसे ही सेम बायोलॉजी में आपको जो चैप्टर इजी लग रहा है आप वहां से स्टार्टिंग कीजिए। जो चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही है आप वहां से स्टार्टिंग कीजिए। अगर आप इन चीजों से स्टार्ट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा आपका खुद का मन करेगा पढ़ने का। ठीक है, तो बायोलॉजी में भी सेम है। अभी मैं आपको बोल रही हूँ 29 नवंबर को आपको ये वीडियो मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, आपको 2 चैप्टर फिजिक्स में, 2 चैप्टर केमिस्ट्री में, सॉरी ये ज्यादा हो जाएगा, शायद आप इतना नहीं कर पाओगे। 2 चैप्टर फिजिक्स में, 2 चैप्टर केमिस्ट्री में और 1 चैप्टर बायोलॉजी में, इतना आपको कंप्लीट करना है। जब आप नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको लिखना है कमेंट में कि हाँ मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है। और फिजिक्स में भी आपको बहुत इजी इजी जो 2 चैप्टर लगेंगे वो करने हैं, सेम केमिस्ट्री में एंड सेम बायोलॉजी में। आपको जो एक चैप्टर बहुत ईजी लग रहा है आप उसको कवर करके आना है। ठीक है, अब बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में इस बार मैंने जो सिलेबस था वो पूरा लिख के रखा है। अगर आपको चाहिए तो सेम आपको वही टेलीग्राम पे लिंक ज्वाइन करनी है एंड टेलीग्राम पे जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना है एंड आपको इसकी पूरी फोटो मिल जाएगी। तो आप वहां से सिलेबस लिख सकते हैं। और उसके बाद देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड का ये है कि आप, मैंने कहा था जैसे कि आपको अलग से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन आते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें आपको पूरा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप केवल एमसीक्यू कर रहे हो, केवल एमसीक्यू, तब भी आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, सो नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या करना है आपको, आप जो भी चैप्टर्स, सॉरी, जो भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में, तो उसमें से आपको जो भी आंसर्स नहीं आते हैं आप उनको लिखते जाइए। लिखते जाइए का मतलब जो भी आंसर आपको नहीं आ रहा है उस आंसर के बारे में थोड़ा जैसे टीचर्स एक्सप्लेन भी करते हैं तो वो चीज़ आप लिख लें, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको दिक्कत ना हो, सेम टॉपिक आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, सॉरी, वो टॉपिक आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में जैसे कि मैंने पहले स्टार्ट की थी नर्सिंग एप्टीट्यूड की सीरीज, बट आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे उस पे, तो फिर मुझे वो बंद करना पड़ा, क्योंकि टाइम तो मेरे पास उतना ही है। या फिर मैं वो पढ़ा लूँ या फिर मैं आपको और चीजें बता दूँ। तो अब से मैं क्या करूंगी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड का जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपलोड करूंगी। आपका मन करे तो आप देखना, नहीं मन करे आप मत देखना, बट किसी का भी देखना, लेकिन पढ़ाई जरूर करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड इजी है तो आप इसको छोड़ दे रहे हो। ठीक है, तो इसको पढ़ते जाना है। साथ में इंग्लिश भी। इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मैं अभी से बता रही हूँ आपको, वोकेबुलरी। वोकेबुलरी मतलब जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, आपके इडियम एंड फ्रेजेस, करेक्ट स्पेलिंग एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये सारी चीजें क्या है देखो। एक होते हैं लकी लोग और एक होते हैं जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। तो अगर ये सारी चीजें सबको याद नहीं होती हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसमें अपने दिमाग से अपना निंजा टेक्निक लगा के तुक्का मारते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर सही पता होगा तो आपको तुक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरे कॉन्फिडेंस से सही आंसर लगाओगे। और स्पेलिंग्स क्या है सब छोड़ देते हैं क्योंकि इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। बट आपके पास अभी सफिशियंट टाइम है कि आप स्पेलिंग्स को कवर कर सको। बाकी जो ग्रामर है
तो ग्रामर आपका आप बाद में भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगी, पर वोकैबुलरी आपको एक दिन में याद नहीं होगी। इसीलिए बता रही हूँ, अभी सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में आप वोकैबुलरी पे फोकस करो, क्योंकि ये जो वोकैबुलरी है ना, ये आपको एकदम से याद नहीं होने वाली है। तो इसको धीरे-धीरे आप कवर करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है? तो इस पे आपको ध्यान देना है। एंड अब बात करते हैं आपके कमेंट्स पे, जो आप लोगों ने अभी रिसेंटली कमेंट किए थे, ठीक है? एक बार मैं देख लूँ, क्योंकि फ़ोन मेरे पास एक ही है, तो अभी मैं पहले देख ले रही हूँ, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई दूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन था किसी का, नाम याद नहीं है मुझे, कि आपने कैसे पढ़ाई की थी और आप कितने घंटे पढ़ती थी। तो देखो, जब मैंने सीनेट की प्रिपरेशन की थी तो उस टाइम मैं घर पे ही रहती थी, तो मिनिमम जो था वो 5 से 6 घंटे का सेल्फ स्टडी हो जाता था, और अगर रिवीजन और ऑनलाइन क्लास को मिला के बोले तो 7 से 8 घंटे पढ़ाई हो जाती थी उस टाइम पे, जब मैंने प्रिपरेशन की थी, ठीक है? फिर नेक्स्ट किसी ने पूछा था कि क्या आपने विजय एजुकेशन का बैच लिया था, तो मैंने विजय एजुकेशन का बैच नहीं, विजय एजुकेशन क्या, मैंने किसी का भी बैच नहीं लिया था। मैंने जितनी भी पढ़ाई करी थी यूट्यूब से करी थी और अपनी बुक्स से करी थी, ठीक। तीसरा क्वेश्चन था कि आपने कौन सी बुक्स को फॉलो किया था। तो जो भी मैंने बुक्स को फॉलो किया था वो मैंने अभी इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, एंड अलग से कोई बुक मैंने नहीं खरीदी थी स्पेशली इसी के लिए, ठीक है? एंड फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ, कि आपने इंग्लिश ग्रामर के लिए कौन सी बुक को फॉलो किया था। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने अपनी जो मेरी क्लास 11th और 12th की ग्रामर की बुक थी उसी से मैंने पढ़ा था। मैंने इंग्लिश ग्रामर के लिए कोई अलग से बुक नहीं खरीदी थी। हाँ, मैंने 2-4 वीडियोस ज़रूर MCQ सॉल्व किए थे यूट्यूब पे ही, उसके लिए मैंने कोई अलग से बुक नहीं खरीदी थी, ठीक। एंड फोर्थ थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ज़्यादा फोर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने विजय एजुकेशन का बैच ले लिया है, अब मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है। तो देखो, ये चीज़ मैंने बहुत पहले एक्सप्लेन की थी कि आप अगर कोई भी बैच परचेज़ कर रहे हो तो किसी एक सब्जेक्ट के पीछे मत भागना, पहले आप एक बार चेक कर लेना। बट अभी आप ले चुके हो तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप यूट्यूब पे कोई ऐसे टीचर ढूंढो जहाँ पे आपको समझ में आ जाए। मैंने सजेस्ट किए थे जो GS प्लैनेट पे एक दिनेश सर करके कोई पढ़ाते हैं, तो वो फिजिक्स अच्छा पढ़ाते हैं, ओनली फिजिक्स की बात कर रही हूँ मैं। एंड जय अकेडमी पे शायद वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो यही चीज़ सेम चीज़ मैंने एक वीडियो में बोली थी। तो किसी ने बोला कि अब हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम अलग अलग बैच खरीदें क्या जाके। तो मैंने बैच खरीदने के लिए नहीं बोला है, मैं जस्ट बोल रही हूँ कि आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब से इनका पढ़ के देख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए आप पे करो। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, थोड़ा सा ढूंढना है। क्योंकि भले ही मैं किसी टीचर को बता दूँ, हो सकता है जिस टीचर से मुझे समझ में आ रहा है आपको ना समझ में आए। कोई ये नहीं है कि मुझे समझ में आ रहा है तो आपको ही समझ में आ सकता है, ठीक है? तो थोड़ी मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए। बाकी जो मैंने सजेस्ट किया है आप एक बार वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है देन आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? एंड क्या पूछा था, हाँ, एक किसी ने पूछा था कि 2025 के लिए लिंक दे दीजिए बुक्स की। तो देखो, जो भी मैंने बुक्स बताई थी, अभी लास्ट में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने अपने जूनियर्स के साथ डिस्कस करके कुछ 4 से 5 बुक्स सजेस्ट की थी, ठीक है? तो उन बुक्स की लिंक आपको उसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी वो बुक्स की लिंक। पर वो बुक्स जो मैंने सजेस्ट की थी, एक बार आप खुद से भी उनका रिव्यू देख लेना। अगर आपको समझ में आती है तभी आप परचेज़ करना, ऐसे मत परचेज़ कर लेना कि मैंने बोला और आपने परचेज़ कर ली। एक बार आप खुद से भी देख लेना, क्योंकि पैसे आपको उसमें पे करने हैं। अगर आप किसी चीज़ में पे कर रहे हो तो पहले एक बार खुद से श्योर हो जाना कि हाँ वो चीज़ अच्छी है, उस चीज़ से आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो ये हो गई बुक्स की बात। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या हम 2 महीने में सीनेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप 2 महीने में सीनेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास पूरे 6 महीने हैं। आप चाहें तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप अपना थ्योरी पढ़ के और MCQ सॉल्व करके PYQ लगा के आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं।
तो आप लास्ट के 2 मंथ्स का वेट ना करें, आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट हैं, ड्रॉपर हैं, तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास पूरे 6 महीने हैं और इनमें आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नर्सिंग एप्टीट्यूड्स के नोट्स जो है वो हमें बनाने चाहिए या नहीं। तो बनाने चाहिए, बिल्कुल बनाने चाहिए, बट अगर आप चाहें तो आप पूरा जो थ्योरी वगैरह है वो आप मत लिखिए। जो आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं बस उसी के जो आंसर्स रहते हैं, जो रिलेटेड उससे पॉइंट रहते हैं, वो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। एकदम शॉर्ट नोट के तरीके आप उनको बना सकते हैं। ठीक है, एंड तीसरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम केवल सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू सॉल्व करें तो ठीक रहेगा। तो देखो, ठीक है सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू, बट अभी आपके पास टाइम है तो आप थ्योरी भी पढ़ सकते हो और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि लास्ट टाइम में रिवीजन में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपको दोबारा से सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एमसीक्यू अगर केवल आप सोच रहे केवल एमसीक्यू सॉल्व कर लें वो आप कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और टाइम है, तो मेरा यही सजेशन है कि आप लोग जो है वो थ्योरी भी पढ़ लें, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन ये था कि मुझे कोई टेस्ट सीरीज़ आप सजेस्ट कर दीजिए। तो टेस्ट सीरीज़ पहले मैं खुद देख लूँ एक बार, जब मुझे ठीक लगेगी उसके बाद मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी, बट उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। पहले मैं एक बार एनालाइज कर लूँ, जब कोई चीज़ मुझे अच्छी लगेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। एंड एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि दी कि मेरे पास एनसीईआरटी मतलब मेरे पास बुक्स नहीं है 11th 12th 12th की, मेरे पास एक लुसेंट की बुक है और मेरे पास जो है नोट्स हैं 11th और 12th के। तो अगर आपके पास नोट्स हैं 11th और 12th के एंड आपके पास लुसेंट की बुक है तो दोनों चीज़ें ही काफ़ी है, मतलब आपकी पढ़ाई के लिए। आप बस यूट्यूब से या फिर आप अगर मतलब पेड बैचेस से आप पढ़ रहे हैं या फिर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आप लोग बस PYQ MCQ सॉल्व करते जाना और उनके नोट्स आप बनाते जाना साथ में, और बाकी आपके पास जो थोड़े जनरल क्वेश्चन हैं उनके पढ़ने के लिए आपके पास सॉल्यूशन की बुक है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो आपकी थ्योरी है वो आपके 11th और 12th के नोट्स से आप कवर कर लेना, एंड साथ में जो आप PYQ MCQ सॉल्व करोगे उसके भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको वो चीज़ें तुरंत के तुरंत याद रहेंगी जो आपके क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो और एक बच्चे ने पूछा था कि मैम बता दीजिए जो तिवारी सर हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं। तो देखो, कोई भी टीचर ख़राब नहीं पढ़ाता है, बस ये है कि आपको उसका समझ में आता है या नहीं। मैंने तिवारी सर की 1-2 क्लास ली थी स्टार्टिंग में, बट मुझे उनका समझ में नहीं आया था। लेकिन आप देख लेना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उनसे पढ़ो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी और टीचर को देख लो। मतलब बहुत सारे टीचर हैं, आपके पास वैरायटी है स्विच करने की, तो आप एक बार देख लो कि आपको कहाँ पर समझ में आ रहा है, फिर आप वहीं पर एक जगह कंसिस्टेंट रखें, अच्छे से पढ़ो। आपको अगर स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एंड तिवारी सर के बारे में मैं बता रही हूँ, मैंने बस 1-2 वीडियो लेक्चर्स ही उनके देखे थे, तो मुझे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया था। उसके बाद मैंने और जगह सर्च किया तो मुझे मतलब ज़्यादा समझ में आया, तो इसलिए मैंने वहाँ पढ़ा। मैं नहीं कह रही हूँ कि तिवारी सर ख़राब पढ़ाते हैं, बट आप देख लेना आपको कहाँ पे समझ में आ रहा है। किसी एक टीचर पे मतलब ऐसे अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो उस पर डिपेंड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप किसी दूसरे टीचर को भी देख सकते हो, अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कहीं पे भी मतलब देख सकते हो। ठीक है, और जब आपको एक बार समझ में आ जाए तो फिर उसी टीचर पे कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि जब आप इधर उधर भागोगे तो वहाँ पे जो सिलेबस चल रहा होगा फिर इधर कुछ और चल रहा होगा, आपका सब मिक्स हो जाएगा, आपको एक जगह मतलब समझ में नहीं आएगा। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको कुछ और जानना है, आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, एंड इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर देना। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही, तो मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मैं किस टाइप का मतलब कंटेंट बनाऊं जो आपकी हेल्प कर सके। ठीक है, और अगर आपको कोई भी रिलेटेड चीज़ जाननी है तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में, मैं कोशिश करूँगी उसको भी बताने की। एंड टेस्ट सीरीज़ के बारे में ज़रूर मैं देखूँगी, क्योंकि वो शायद ज़्यादा ज़रूरी लग रही है इस टाइम पे मुझे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।